राफेल पहुंचा हिंदुस्तान, डरा सहमा पाकिस्तान, बेनासु रोए पाकिस्तान। राफेल फाइटर जेट के भारत पहुंचते ही पाकिस्तान में गदर मच गई है। हर कोई जानना चाहता है कि भारत का अगला शिकार कहीं पाकिस्तान तो नहीं। वायुसेना को नई ताकत देने वाले लड़ाकू विमान राफेल ने भारतीय सरजमी पर लैंड किया तो अंबाला से इस्लामाबाद तक इसकी गूंज सुनाई देने लगी। पाकिस्तान में राफेल के बारे में जानने के लिए ऐसी होड़ मची कि गूगल सर्च में यह ट्रेंड करने लगा। पाकिस्तान में कोई राफेल की कीमत जानने के लिए तो कोई दुनिया का सबसे अच्छा फाइटर जेट सर्च करने में जुटा था। कुछ पाकिस्तानी अंबाला खोज रहे थे। बता दें, सुखोई विमानों की निगहबानी में 5 आसमान को चीरते हुए जोरदार गर्जना के साथ आगे बढ़ रहे राफेल अंबाला एयरबेस पर उतरे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद ट्वीट कर कहा कि विमान सुरक्षित लैंड कर गए हैं। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। भारत ने वायुसेना के लिए 36 राफेल विमान खरीदने के लिए 4 साल पहले फ्रांस के साथ 59,000 करोड़ रुपए का करार किया था। आसमान के बाहुबली जैसे नाम से पुकारे जा रहे 5 राफेल लड़ाकू विमान बुधवार को भारत पहुंच गए। हर तरफ इसकी मारक क्षमता, गति की बात हो रही है तो दुनिया के दूसरे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों के साथ इसकी तुलना हो रही है। इस बीच रक्षा विशेषज्ञों ने कहा है कि सटीक वार, बेजोड़ ताकत और बहुउद्देशीय भूमिका के लिए दुनिया भर में चर्चित राफेल विमानों से भारत की वायुसेना की क्षमता में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। खासकर पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों से सामना करते वक्त ये गेम चेंजर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि चीन के साथ सीमा पर तनाव के मद्देनजर राफेल विमानों को बेड़े में शामिल करने का समय भी बहुत अहम है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि वायुसेना के बेड़े में 36 राफेल विमानों को शामिल किया जाना भारत के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि ऐसी दक्षता और बेजोड़ इलेक्ट्रॉनिक युद्धक प्रणाली वाला विमान पड़ोस में किसी भी देश के पास नहीं है। वायु रक्षा, बेहद सटीकता से हमले, जहाज रोधी हमले की खासियत समेत इसकी अधिकतम रफ्तार 1.8 मैक है। अमेरिका के F-35 और F-22 लड़ाकू विमानों से भी इसकी तुलना की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में राफेल ने अफगानिस्तान, लीबिया, माली, इराक और सीरिया में अपना दमखम दिखाया है। फ्रांस, मिस्र और कतर के बाद भारत चौथा ऐसा देश है जिसके पास यह अत्याधुनिक विमान है। F-35 से तुलना पर विशेषज्ञों ने कहा कि राफेल ज्यादा फुर्तीला है, क्योंकि यह लंबे समय तक हथियारों को लेकर तेज गति के साथ उड़ान भर सकता है। हालांकि वैमानिकी और इलेक्ट्रॉनिक युद्धक प्रणाली के मामले में F-35 राफेल से आगे है। रक्षा विशेषज्ञ लक्ष्मण बताते हैं, वैश्विक बाजार में उपलब्ध यह सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू विमान है। चीन में उपलब्ध लड़ाकू विमानों की तुलना में यह अत्याधुनिक है और मारक क्षमता भी अधिक है। निश्चित तौर पर भारत की रक्षा तैयारियों को इससे बढ़ावा मिलेगा। राफेल के आगमन का समय भी बिल्कुल उपयुक्त है। चीन के लड़ाकू विमान J-20 के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इसकी तुलना राफेल से नहीं की जा सकती, क्योंकि फ्रांस निर्मित विमान चीनी लड़ाकू विमान की तुलना में ज्यादा दक्ष है। पूर्व वायुसेना प्रमुख फली होमी मेजर ने भी डॉक्टर बेहेरा की राय से सहमति प्रकट की। पूर्व वायुसेना प्रमुख ने कहा, राफेल और J-20 के बीच कोई तुलना नहीं है। दुनिया J-20 के बारे में नहीं जानती है। राफेल विमान भारतीय वायुसेना की क्षमता को और बढ़ाएंगे। मनोहर पर्रिकर रक्षा अनुसंधान और विश्लेषण संस्थान में अग्रणी विशेषज्ञ डॉक्टर बेहेरा ने कहा, 36 राफेल विमान आ जाने पर क्षेत्र में भारत के पास बेजोड़ हवाई ताकत होगी। भारत के लिए यह निर्णयकारी भूमिका अदा करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन ने लड़ाकू विमानों को बेड़ में शामिल किए जाने का जरूर संज्ञान लिया होगा। सरकार ने सोमवार को कहा कि सभी 36 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति 2021 के अंत तक हो जाएगी। आइए पाकिस्तानी मीडिया में मची हलचल पर एक नजर डालते हैं। फ्रेंच राफेल तैयारा जो है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मोदी साहब ऐसे फरमाते हैं। राफेल जो है जी, वो 5 की टुकड़ी पहुंच गई है इंडिया के पास। हालांकि पहले भी थे, अपना ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब, राफेल तो पहले भी थे सर इंडिया के पास। ये कौन सी नई बात है सर? बड़ा सेलिब्रेट किया जी इंडियन मीडिया ने उसको भी और इंडियन फोर्सेस ने। एंड व्हाट डिफरेंस दे कैन मेक, ब्रिगेडियर साहब? जी देखिए रिजवान साहब, अभी जो पिछले चंद हफ्तों में या 2-4 महीने में जो हालात हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर, ये सब उसका इशारा है। जब से इनका लद्दाख में इंडिया और चाइना का जो आपस में मुठभेड़ हुआ है, उसके बाद आप ये देखें कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही एक घबराहट के आलम में रिएक्ट कर रही है। सबसे पहले तो वो भागते हुए गए मॉस्को, और वहां फिर उन्होंने तकरीबन 20 के करीब 21 के करीब SU MiG-29 का सौदा किया है और 12 SU-30 का सौदा किया वहां पे। और फिर उनसे रिक्वेस्ट ये की है कि हमें वो S-400 जो हमारा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है उसको
टाइम से पहले या जल्दी हमें भिजवाया जाए। उसके बाद ये फ्रांस गए हैं और फ्रांस से ये 5 राफेल तैयार, इनकी टोटल 36 तैयार इनका कॉन्ट्रैक्ट है। ये 5 लेकर आज वो 5 अम्बाला एयरबेस से पहुंच गए हैं। और इसके अलावा इन्होंने 100 हैमर आई थिंक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयरफेयर मिसाइल जो है वो उनका भी सौदा कर लिया है फ्रांस के साथ। अब आप ये पूछ रहे हैं कि इनका इफेक्ट क्या होगा। देखिए ये 5 जो जहाज आए हैं इसका कोई खातिर खा जो कॉम्बैट पोटेंशियल हम जिसको कहें या कॉम्बैट इफेक्टिवनेस हम जिसको कहें इंडियन एयरफोर्स की, इमीडिएटली तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक एक खास तादाद में जहाज मौजूद ना हो, एक खास तादाद में उनके पायलट्स और टेक्निकल स्टाफ जो है मेंटेन करने वाला इंजीनियरिंग स्टाफ जो है वो ट्रेन ना हो, जब तक उसकी लॉजिस्टिक्स मौजूद ना हो, एक पूरा सेटअप जो है इंजीनियरिंग का मेंटेन करने के लिए और एक पूरा सेटअप जो है। सॉरी मैं आपको इंटरफेयर कर रहा हूँ, काट रहा हूँ। ब्रिगेड साहब उनके पास पहले भी तो राफेल है ना, उसके हवाले से उनके पास एक्सपर्टीज तो होनी चाहिए मेंटेनेंस की भी और फ्लाई करने की भी, क्या ख्याल? फिर जहाज इनके पास पहले मौजूद नहीं है। इनके पास फ्रेश जहाज जो है वो मिराज 2000 है और ये राफेल जो है ये इन्होंने अब लिए हैं ये फ्रांस से, और इसका पूरा भी जो सपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अवेलेबल नहीं है। चलो ये तो एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि अभी तक इन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं की है जहाजों के ऊपर, और ट्रेनिंग के लिए ना सिर्फ ये कि उनको अपने क्रूज को ट्रेन करना है, अपने पायलट्स को ट्रेन करना है, फिर जो इनका रडार के साथ जो सिस्टम है कंट्रोल रडार सिस्टम के साथ उसके साथ ट्रेनिंग इनकी होनी है। फिर उसके बाद जो इनके एवैक्स हैं और जो एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जो है उनके साथ इनकी मैचिंग अप होनी है। तो ये बहुत एक लंबा प्रोसेस है और ये पूरे जहाज यहाँ पे आ जाए, कम से कम एक स्क्वाड्रन हो, मुकम्मल तौर पर ट्रेन हो, तो ये अभी मेरे ख्याल में अगले साल के शुरू में कहीं जाके अगर कम से कम 12 से 14 से 15 जहाज आ जाते हैं तो तब कहीं जाके ये कोई एक इफेक्टिव फोर्स बनेगी। तो ये सिंबॉलिक मूव एक है और विद इन इंडिया ऑब्वियसली इसकी बहुत गहराई होगी, मगर इफेक्टिवली एक मैदान जंग में या मैदान जंग के ऊपर हवा में इसका कोई इमीडिएटली बहुत ज्यादा इम्पैक्ट मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जब तक इसकी तादाद प्रॉपर ना हो, इसकी क्रूज की प्रॉपर ट्रेनिंग ना हो, प्रॉपर लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस का बैकअप ना हो, ये इफेक्टिव नहीं हो सकते। तो ये ज्यादा सिंबॉलिक मूव है और मेरे हिसाब से तो जो उन्होंने मॉस्को में जाके वहां से जल्दी जल्दी सामान खरीदने की कोशिश की और फ्रांस से खरीद रहे हैं, ये घबराहट के आलम में कर रहे हैं, क्योंकि अब इनको अंदाजा हो चुका है कि पोस्ट बालाकोट के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स ने इनके साथ जो किया और उसके बाद अब जो चाइनीज इनके साथ या PLA जो इनके साथ कर रही है लद्दाख में, तो हिंदुस्तान को अब ये अंदाजा हो गया है कि उसकी आर्म फोर्सेज जो है वो शायद अब इस पोजीशन में नहीं है कि वो एक करीब पाकिस्तान या चाइना का मुकाबला कर सके और दोनों का एक साथ टू फ्रंट वॉर सिनेरियो में, तो उसका तो मेरे साथ उनको यकीन हो गया कि अब उसका इसके काबिल नहीं है। तो बहरहाल ये एक पहला कदम लिया उन्होंने अपनी एयरफोर्स को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने का। बाकी के 31 जहाज जो है वो भी उम्मीद है कि उनको कि वो आ जाएंगे। जब ये सारे पूरे मौजूद हो जाते हैं और इनका पूरा प्रोसेस जो है इंडक्शन का और फिर जो इनकी साइनेटिक ट्रेनिंग होती है दूसरे सिस्टम के साथ, जब ये सारी मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद ये एक इफेक्टिव फोर्स बनेंगे, और मेरे ख्याल में उसमें अभी कुछ थोड़ा टाइम इनको लगेगा। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर चौधरी ज़हीर साहब की तरफ चलते हैं। चौधरी साहब आपने खुद भी फ्लाई किया हुआ है और ख़ास तौर पे वॉर के हवाले से ब्रिगेडियर साहब का ख्याल है कि ये पूरा ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल मॉरल बूस्टिंग इकदाम तो हो सकता है, लेकिन पूरा वॉर का इकोसिस्टम मौजूद नहीं है, उसके लिए सपोर्टिंग पूरा पैराफर्नेलिया नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो कोई इफेक्टिव रोल प्ले कर सके। डू यू फील इट सो सर? क्योंकि स्क्वाड्रन भी एक स्क्वाड्रन भी तो नहीं है ना। रिजवान साहब, जो हिंदू अखबार की रिपोर्ट है या इंडिया टीवी की रिपोर्ट है या जो इंडियन रिटायर्ड जर्नल्स की डिस्कशंस और बातचीत है, उससे ये अंदाज़ा होता है कि फ्रांस के साथ
कंप्लीट असेंबली तक भी उन्होंने जो डील की है वो उसके हिसाब से राफेल की पूरी असेंबलिंग जो है हिंदुस्तान में होगी। अभी जहां तक रहा कि जो उन्होंने कितना स्क्वाड्रन है या कितने नंबर्स लिए हैं, होता ये है कि आप जब भी किसी मुल्क से टेक्नोलॉजी लेते हैं तो अपने जो पायलट्स होते हैं या जो आपका स्टाफ होता है वहां जाके पहले ट्रेनिंग लेते हैं और फ्लाई करते हैं, और इंटीग्रेटेड दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेनिंग होती है, और वो करने के बाद वो आते हैं अपने मुल्क में और वो उसको फिर अपने हिसाब से प्लेस करते हैं स्ट्रेटजिकली या टैक्टिकली, जिस तरीके से भी जैसे सूट करता है एज पर द एनवायरनमेंट ऑफ उस मुल्क के अपने हिसाब से। तो ये कहना मेरा ख्याल है गैर मुनासिब है। एक इजाफा तो उन्होंने किया है क्योंकि हिंदुस्तान का तो एक अपना एक्सपेंशन का एक डिज़ाइन है, और आल्दो वो सब कुछ कर रहे हैं चाइना के खिलाफ, लेकिन चाइना के साथ क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो उनकी आवाम की डिवाइडेड ओपिनियन है, वो इसीलिए उनके साथ जो स्टैंड ऑफ है वो पॉलिटिकली उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान ये इतनी अक्लमंदी करेगा कि चाइना के साथ रिजॉल्व कर लेगा पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली, लेकिन अल्टीमेटली जो यूनाइटेड ओपिनियन है वो है उनका पाकिस्तान के खिलाफ। और ये जो उनकी ये फायर पावर है किसी भी लिहाज से ये चैलेंज करती है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान ही को वो अपना दुश्मन समझते हैं और हम भी उनको दुश्मन समझते हैं। लेकिन मसला ये है क्या हम उसके लिए तैयार हैं? हाँ, वो राफेल ले रहे हैं, लेकिन हम भी अल खालिद टैंक जो है अपने डिविजन्स को दे रहे हैं, अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। लेकिन रिजवान साहब याद रखें, अभी जो जंगों का सिनेरियो है वो चेंज हो चुका है। वो बैटलफील्ड से लेके ये जो एयर पावर से लेके स्पेस से भी आगे निकल गया है। आप ने सुना ही होगा कि अभी तो ये बायोलॉजिकल कोरोना ने पूरी दुनिया को ही चेंज कर दिया है, और अभी जो वार का जो निज़ाम है वो चेंज होगा, चाहे ये इकॉनमी के थ्रू हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के थ्रू हो, और लोगों को अच्छे ताल्लुकात बना के अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रांग करके आजकल उस तरीके की तरफ जंग जा रही है। अभी ये जंग एक दूसरे के बॉर्डर्स क्रॉस करना और एरियाज के लिए वो अभी कोई मुल्क इस चीज को ना देखता है, ना समझता है, ना करेगा। और अल्टीमेटली जिस तरीके से दुनिया के अंदर गट्स जोड़ है मुख्तलिफ ममालिक के, टू पावर्स बनने जा रही है, चाइना मर्ज हो गया एज ए ग्लोबली पावर। उसके जो डिजाइन है वो जो वन बेल्ट वन रोड वाला जो उन्होंने बांग्लादेश को अपने साथ इंक्लाइन किया है, ये पाकिस्तान की अच्छी मूव थी जो हसीना वाजिद से इमरान खान ने बात की, क्योंकि बांग्लादेश भी तंग है और रीजनल लेवल पे चाइना का बड़ा अमल दखल है। चाइना ने काफी सपोर्ट की है और जिसकी वजह से बेसिकली इंडिया शर्मिंदा है। बिल्कुल ठीक। और अच्छा हुआ है कि जिनको बांग्लादेश के साथ तल्लुकात पे एतराज़ था उन्हीं की छत्र छाया में कायम होने वाली हुकूमत ने ये हरकत की है, वरना अगर कोई बेनज़ीर भुट्टो या नवाज शरीफ या जरदारी ये हरकत कर देते तो फ़ौरन गद्दारी की मुहिम भी चल जाती है और उसका सर्टिफिकेट भी जारी हो जाता। तो ये अच्छा हो गया कि इन्हीं के दौर के अंदर ही ये हो गया है। और भट्टी साहब, सवाल तो बड़ा खौफनाक आया सी ज़हन, लेकिन आप ये बताइए कि ये जो इस वक्त गोइंग फॉरवर्ड इंडिया जो है उसको अब पता चला है कि चाइना से उसका मुकाबला हो सकता है। इंडिया तो टू फ्रंट वॉर का तराना गा रहा था कि जी हम दो फ्रंट के ऊपर लड़ेंगे, तो यहाँ पे तो भैया वो चाइना ही नहीं संभाला जा रहा हमसे। रईस साहब देखें, बोलना बहुत आसान होता है, जब मैदान में बंदा उतरता है ना तो पता तब चलता है कि असल जो है वो रियलिटी है क्या, हकीकत क्या है बंदे की। वो टू फ्रंट कर लें, वो वन फ्रंट कर लें, वो थ्री फ्रंट कर लें, इंडिया को ये बिल्कुल एहसास है कि वो पाकिस्तान के साथ तो चलें हल्की फुल्की वो लगाई रखता है टिकटॉक जो होती है, लेकिन चाइना के साथ वो टिकटॉक नहीं करेगा, चूंकि चाइना उनको आगे से सीधा ठोक देगा। अब जो जहाज उन्होंने वो वहां पे वो बंदे 2-22 फड़काए जी जी उनके अपने जी। अब वो मसला ये है जी कि इन्होंने अभी ये ले लिया, वहाँ पे अम्बाला में वो उतरा, उनके जो एयर चीफ थे RKS भदूरिया, उन्होंने उनको खुशामदीद कहा, वो पानी शानी फेंक के। मामला ये है जी पानी से फेंकते हैं जी, जब जहाज कोई नया आता है तो दोनों साइडों में पानी फेंकते हैं। नहीं वो तो कुछ और भी फेंकते हैं, नारियल शारियल। हाँ जी, वो नारियल भी उन्होंने उसाया था, उधर टीका भी उसकी चोंच पे लगा दिया हो। मसला ये है जी कि वो उन्होंने जितना ये बड़ा जहाज और जितना बड़ा उसकी शबशबा किया और जितना थम्पिंग किस्म का काम उसको वेलकम किया, के फूल भी पहनाए, वो फूल भी पहनाए उन्होंने, उसकी चोंच पे रख दिए होंगे, उसके आगे एक चोंच सी बनी हुई है राफेल के ऊपर। लेकिन मुझे बताइए कि इतने पैसों का महंगा जहाज दिया हमने, उससे आधे से आधे पैसों में JF थंडर बना दिया जो उससे बहुत बेहतर है।
उसके अगर आप उसको कंपेयर करें तो आमना सामना नहीं हुआ है ना, ये तो हम नहीं कह सकते। नहीं, वो कर लें, वो आमना सामना भी कर लें, लेकिन मसला ये है कि वो ट्विन इंजन है, ये टर्बोफैन इंजन ट्विन है। तेजा के साथ हमारे जेएफ थंडर का तो 17 का तो तेजा के साथ मुकाबला तेजा जो है वो निकल नहीं रहा ना जी, लाए ना जी तेजा, वो तेजा आ नहीं रहा, 1982 से लगे हुए हैं, वो तेजा नहीं आ रहा। वो राफेल आ गया, चले हम उसके साथ मैनेज कर देते हैं। राफेल से बात ये है जी कि जहाज आने से। भट्टी साहब, एक ऐसे मुल्क में पाकिस्तान ने 2 मशकें की हैं जी, ठीक है, और एक हाल ही में की है ये दोहा में, कतर के अंदर। जी जी जी। और सऊदी अरब जो है उसके पास मेरा ख्याल राफेल हैं, लेकिन इसके पास तो हैं, उनके साथ हमने मशकें भी की हैं, जाके उसका देखा भी है कतर की सूरत कतर के। जी जी। तो इसका मतलब है कि हमारे फ्लाइंग ऑफिसर्स को और हमारे पायलट्स को और हमारे ग्राउंड स्टाफ को उसकी सारी इच्ची बिची पता है। आप क्या ये अक्लमंदी है कि आप ऐसा हथियार खरीदें जिसके इन्स एंड आउट हमें पहले ही पता है? रईस साहब, बेवकूफ के सर पे सींग नहीं हुआ करते कभी भी, वो भी उसी तरह ही होता है। अब उन्होंने खरीदा है, रईस साहब देख लें, डेफिनेटली उन्होंने कुछ सोच समझ के खरीदा होगा। लेकिन एक बात आप याद रखिए कि पाकिस्तानी पायलट्स, वो छोड़ दें कि हमारे जो मुबैना जाली डिग्री वाले वजीर शोबाजी या वजीर हवाबाजी हैं उन्होंने क्या कहा है, लेकिन आज भी पाकिस्तानी पायलट्स जो हैं वो दुनिया के बेस्ट तरीन फाइटर पायलट्स में आता है, इनका शुमार होता है। ये मैटर करेगा जी, मैटर तो करेगा। मसला ये है जी कि वो जेएफ थंडर उड़ाएं और उनको सामने पता होगा जी अगला जहाज जो है वो राफेल है और उसमें फलां जगह मैंने हिट करना है या फलां चीज उसकी अगर मैं छेड़ूंगा तो वो छिड़ जाएगा, तो वो तो फिर गए ना जी काम से। वो चाहे 62 अरब रुपए का जहाज हो या वो 6.5 करोड़ का जहाज हो या वो 62 करोड़ रुपए का जहाज हो, तो अगर चूंटी से हाथी को मार देना जिसने, तो मुझे बताइए हाथी लेने की जरूरत क्या है? फिर चूंटियां ले लें बहुत सारी। मिग 21 जो थे वो हमारे मिराज 3 और मिराज 5 के बहुत अरसे के बाद इंडिया को मिले थे, और मिग उनसे फ्लाई नहीं हो रहा, हालांकि वो खुद असेंबल करते हैं। उसके अंदर एक आने की वो इनोवेशन नहीं कर सके। हालांकि हमने जो इनोवेशन की हैं मिराज के ऊपर, फ्रांस की जो रिसर्च कंपनी है उसको बनाने वाली, वो भी दुनिया को बताती फिर रही है। और इंडिया को ख़ास तौर पे उन्होंने हालिया एक रिपोर्ट सबमिट की है, सप्लाई की है, जिसके और वो ये रिपोर्ट कब करते हैं? हर 2 साल के बाद वो मिराज रिबिल्ड फैक्ट्री कामरा का दौरा करने के बाद रिपोर्ट जारी करते हैं। और उन्होंने उनको कहा है कि जी आप पाकिस्तान के जो मिराज हैं, जो कि 67 में हमने मुआहदा किया था और 68 या 69 में हमें मिले थे, उनको हल्का ना लें। उसको पाकिस्तान ने जदीद बना के इस वक्त दुनिया के किसी भी जदीद फाइटर के मुकाबले में खड़ा कर लिया हुआ है। इसीलिए 27 फरवरी को जिन्होंने जाके ठीक ताक के निशाने पे लगाए थे गोले, और जिसकी फिर एक शरा उड़ के और वो किसी के गिट्टे में भी लगा था और फिर हॉस्पिटल में भी रहा था, वो मिराज ही थे जी। और आप देख लें 67 से गिन लें, 54 साल पुराने वो तैयारे हैं, 53 साल। तो उससे क्या, अगर वही आपसे नहीं संभाले जा रहे हमारे पुराने तैयारे, और उसका आप कुछ भी नहीं कर सके, वो बम फेंक के वापस भी आए और आप पीछा करते हुए वापस आए और अपना दुनिया का जदीद तरीन तैयारा सखुई और मिग 20 वो हुई हो गया, और मिग 21 जो है वो अभिनंदन हो गया। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसे दबाएं और जो घंटे का बटन है उसे दबाएं। फ्रेंड्स, इसका कोई चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। साथ ही साथ वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।